Hello everyone, good afternoon to all of you and welcome back to Nainshri classes. This is Nainshri. आज के इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री में भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को बताने वाली हूँ। कंफ्यूज मत होइएगा, इससे पहले जो वीडियो मैंने बताया था आपको, जिसमें मैंने भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को बताया था, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को। यानी आपके भारतीयों के द्वारा, जो भारतीय क्रांतिकारी हैं, इनके द्वारा इंडिया के बाहर यानी कि विदेशों में कहाँ कहाँ पर आपकी क्रांतिकारी गतिविधियाँ की गई हैं, क्या क्या किया गया है, आज हम वो जानेंगे। ठीक है, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना है इंडियन होम रूल सोसाइटी को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन होम रूल सोसाइटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपका ये भारत के बाहर स्थापित होने वाला सर्वप्रथम यानी कि पहला आपका क्रांतिकारी संगठन था, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के बाहर स्थापित होने वाला सर्वप्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन सा था, देन आंसर विल बी इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। कहाँ, कब की गई थी? 1905 में। कई जगह इनकी स्थापना आपको 1906 में भी लिखी पढ़ी दिखाई देगी, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा आप लोग। 1905 आपको याद रखना है। हिस्ट्री में कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनकी डेट जो है आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देगी, लेकिन यहाँ पर जितनी भी आपको डेट बताई जाएंगी उसको मैं कंफर्म करके बता रही हूँ, तो आप लोग 1905 याद रखिएगा। ठीक है, 1905 में आपकी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा। कहाँ पर की थी? लंदन में की गई थी, भारत में नहीं की गई थी ना। तो क्या हुआ, ये भारत के बाहर एक क्रांतिकारी संगठन हुआ ना, इंडियन होम रूल सोसाइटी। यही आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि भारत के बाहर स्थापित होने वाला सर्वप्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? इंडियन होम रूल सोसाइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है, जो ये इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, इनके एक सदस्य थे जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा। कौन थे? मदन लाल ढींगरा। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, मदन लाल ढींगरा जी का। इन्होंने करजन वायली की हत्या कर दी थी। किसकी? करजन वायली की हत्या कर दी थी। करजन वायली की इन्होंने हत्या कर दी थी, जिस वजह से ये भारत के बाहर फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्तियों में से थे। आपको ये याद रखना है कि भारत से बाहर फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? मदन लाल ढींगरा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, भारत के बाहर फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी कौन थे? मदन लाल ढींगरा जी थे। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये महत्वपूर्ण है। मदन लाल ढींगरा जी का नाम याद रखिएगा। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि भारत के बाहर जो आपके क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई, उनका नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मदन लाल ढींगरा। तो आपको पता होना चाहिए अब। ठीक है, समझ में आया? मूव करें अभी नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आपका है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ये हम भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन जो आपके हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं, उसी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला आप लोगों ने क्या पढ़ा? इंडियन होम रूल सोसाइटी। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका को। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका में आपको सबसे पहले ये देखना है कि इनकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इनकी स्थापना जो की थी वो सोहन सिंह वाकना ने की थी। किसने? सोहन सिंह वाकना ने की थी। अब आपको ये नाम सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि इनके नाम पर आपने गदर पार्टी का नाम सुना है, तो आगे आपको यही सुनने को मिलेगा, आगे देखने को मिलेगा अभी। ठीक, याद रखिएगा कि सोहन सिंह वाकना ने जो है किसकी स्थापना की थी? आपके हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? सैन फ्रांसिस्को में की थी। ये भारत में नहीं की थी, इसीलिए हमने टॉपिक का नाम ही रखा हुआ है भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। कहाँ पर की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में इनकी स्थापना की गई थी। आया समझ में आपको? जब आप रिवीजन करें तो जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ, इसी तरीके से आपको लिख लिख के देखना है, तब याद होगा आपको। ये एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब तक आप लिख लिख के नहीं देखेंगे रफ कॉपी पर, कभी याद नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सोहन सिंह वाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में की थी। इनके द्वारा एक
पत्रिका जो है प्रकाशित की जाती थी, कौन सी, जिसका नाम था गदर पत्रिका। कौन सी, गदर पत्रिका। ये जो पत्रिका है ये सबसे पहले उर्दू भाषा में आपकी प्रकाशित की गई थी। किसमें, उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गदर पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित हुई, किस भाषा में सबसे पहले प्रकाशित हुई, तो आंसर विल बी उर्दू। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। ये जो आपकी हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है, कौन, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो है इनका 1913 में, कब, 1913 में लाला हरदयाल ने इसका नाम बदल दिया। किसका, लाला हरदयाल ने इसका नाम बदल दिया और गदर पार्टी रख दिया था। ठीक है, कब, 1913 में। तो आपको याद रखना है कि 1913 में लाला हरदयाल द्वारा, किसके द्वारा, लाला हरदयाल द्वारा इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, ये जो आपका हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका था इसका नाम बदल के गदर पार्टी कर दिया गया। क्या, गदर पार्टी कर दिया गया था। ठीक है, और इसी गदर पार्टी का जो अंत है वो कब हो गया था, तो 1919 में हो गया था। ठीक, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि गदर पार्टी जो है आपकी 1913 में बनी। कब, 1913 में। अंत कब हो गया, 1919 में हो गया। 1913 के पहले ये जो गदर पार्टी थी वो क्या था, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका था। क्या था, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका था। ठीक, अभी आप लोगों को क्लियर हो रही होगी पिक्चर कि ये क्या क्या चल रहा है। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इनकी जो स्थापना है वो आपके सोहन सिंह भाकना ने की थी, सैन फ्रांसिस्को में की थी। ये जो आपकी हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है ये आपका एक संगठन है। क्या है, ये संगठन है। इनके द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की गई, कौन सी, गदर पत्रिका, जो कि आपकी सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित की गई थी। ये जो गदर पत्रिका है किस भाषा में सबसे पहले प्रकाशित की गई, उर्दू भाषा में प्रकाशित की गई। फिर बात आई 1913 की। अभी तो ये कहानी कब की चल रही है, 1913 के पहले की चल रही है। हम बात कर रहे हैं अब 1913 की। 1913 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला हरदयाल। क्या नाम था, लाला हरदयाल। कहानी की तरह सुनते रहिए, सब याद होगा आपको। लाला हरदयाल ने क्या किया, ये जो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है इसका नाम परिवर्तित कर दिया और कर दिया गदर पार्टी। क्या कर दिया, गदर पार्टी। गदर जो मचानी थी, ठीक है, भारत के बाहर, तो इन्होंने क्या नाम रख दिया, गदर पार्टी रख दिया। इसी गदर पार्टी का अंत हो गया 1919 में। बनी कब, 1913 में, अंत 1919 में। यही तो आपको समझाया जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। मूव करें अभी नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला आपको पढ़ना है प्रथम अस्थायी सरकार। ठीक, प्रथम अस्थायी सरकार हम भारत के बाहर पढ़ रहे हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं कि प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किसने किया था। महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में। प्रथम अस्थायी सरकार कहाँ पर गठित की गई, किसके द्वारा गठित की गई। ठीक, तो राजा महेंद्र प्रताप जो थे, राजा महेंद्र प्रताप, इन्होंने अपने एक सहयोगी थे जिनका नाम था बरकतुल्ला। क्या नाम था, बरकतुल्ला। इनके साथ जो आपका प्रथम महायुद्ध था इसके दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इतनी कहानी आपको क्लियर हुई। अभी मैं आपको समझाती हूँ। आपको देखना है प्रथम अस्थायी सरकार को, किसको, प्रथम अस्थायी सरकार। तो प्रथम अस्थायी सरकार जो है इसका जो गठन है वो 1915 में हुआ था। अगर हम बात करें किसने किया था, देन आंसर विल बी राजा महेंद्र प्रताप। कौन, राजा महेंद्र प्रताप। और एक और व्यक्ति थे, कौन, बरकतुल्ला। कौन थे, बरकतुल्ला। याद रखिएगा, ये दो व्यक्ति जो थे इन्होंने मिलकर प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। कहाँ पर किया, इन्होंने किया काबुल में। काबुल वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर, अफगानिस्तान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आप लोगों में से किसी को भी लग रहा हो कि ये जो है सिर्फ टेट एग्ज़ाम के लिए है, तो मैं यही कहूँगी कि आप गलत सोच रहे हैं। मैंने कभी अपने माइंड में ये लाया ही नहीं है कि मुझे पेट एग्ज़ाम के लिए बस इतना सा पढ़ा देना है। ये कभी मैंने नहीं सोचा। मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो भी टॉपिक आपकी, चाहे पेट एग्ज़ाम में पूछा जा रहा हो या टॉपिक आपका मेंशन किया गया हो, तो मैं उसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दूँ। जितनी भी इनके बारे में जानकारी होती है वो सभी दे दूँ। तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ पेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं पेट एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, आप हर एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं जो आपको देना है फ्यूचर में। ठीक है, सो प्लीज़ बी सीरियस। हाँ,
देखते हैं टॉपिक को। कहाँ पर इन्होंने प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था? काबुल में किया था। काबुल वर्तमान में कहाँ पर है? अफगानिस्तान में, याद रखिएगा। ठीक, इतनी पिक्चर आपको क्लियर हो गई कि आपकी प्रथम अस्थायी सरकार का गठन 1915 में किया गया, राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह के द्वारा काबुल अफगानिस्तान में किया गया। अब हम बात करें राजा महेंद्र प्रताप, ये जो आपकी प्रथम अस्थायी सरकार थी, इसमें क्या थे? तो ये स्वयं जो है राष्ट्रपति थे। क्या थे? स्वयं राष्ट्रपति थे। और ये जो बरकतुल्लाह हैं, ये प्रधानमंत्री थे। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिस फॉर्म में मैं इधर पर लिखी हुई हूँ। आप इधर पे जो मैंने जिस तरीके से लिखाया है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रथम अस्थायी सरकार आपकी वर्ष 1915 में गठित हुई। किसके द्वारा गठित की गई, कहाँ पर की गई? आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं मैडम भीकाजी कामा जी के बारे में पढ़ने। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको जो है क्रांति की माँ, क्रांति प्रसूता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांति की माँ। याद रखिएगा, इनको क्रांति की माँ कहा जाता है। अभी आपको नीचे देखने को मिलेगा सभी, एक बार मैं समझा दूँ आपको। और इनको क्या कहा जाता है? और इनको क्रांति प्रसूता कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि क्रांति की माँ, क्रांति प्रसूता किसे कहा जाता है? अलग अलग टर्म है दोनों। तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको क्रांति की माँ, क्रांति प्रसूता? क्योंकि ये एक ऐसी सदस्य थी मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ड में, कहाँ पर? जर्मनी के स्टुटगार्ड में, कहाँ पर? जर्मनी के स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात नहीं की जा रही, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, जर्मनी के स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले इन्होंने अपना जो भारतीय तिरंगा है, क्या? भारतीय जो तिरंगा है हमारा, भारतीय तिरंगा, इसको फहराया था। किसको फहराया था? हमारे भारतीय तिरंगे को अगर भारत के बाहर फहराया गया था तो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। ये इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाता है। भारत के बाहर सबसे पहले हमारे तिरंगे को किसने फहराया था? देयर आंसर विल बी मैडम भीकाजी कामा। इनको मैडम कामा भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, इनको इसीलिए क्रांति की माँ, क्रांति प्रसूता कहा जाता है। ये जो आपका तिरंगा था, ये आपको दिख रहा होगा, भारतीय तिरंगा, ये आपका मैडम भीकाजी कामा और दो और व्यक्ति थे जिनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसका कलर कैसा था? इसका था लाल, हरा और पीला। क्या था? लाल, हरा और पीला था, है ना। आइए आगे देखते हैं। अभी जो आप तिरंगा देखते हैं वो आपका कब अपनाया गया, ये आपको मैं पॉलिटी में पढ़ाऊंगी। ये कहानी बहुत पहले की चल रही है भाई, 1907 की कहानी चल रही है अभी ये, 1907 की। कब की? 1907 की कहानी चल रही है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन में महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा की है। पूछा गया है एक बार कि मैडम भीकाजी कामा ने किसके निजी सचिव के रूप में जो है सेवा की है, देन आपका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ये आपके एक पारसी व्यक्ति थे, कौन? दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, इनके एक निजी सचिव के रूप में आपकी मैडम ने काम किया है, भीकाजी कामा जी ने। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली सर्वप्रथम महिला मैडम भीकाजी कामा थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम भारत के बाहर देखें, हम भारत के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं भारत के बाहर जो गतिविधियाँ हुई हैं, ठीक है, अब्रॉड में जो गतिविधियाँ हुई हैं। तो भारत के बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन है, इनमें हिस्सा लेने वाली प्रथम जो महिला थी भीकाजी कामा थी। देखिए, इंडिया में तो चल ही रहा था ये सब अपनी आज़ादी को पाने के लिए, अपने आप को अपने भारत को आज़ाद करवाने के लिए, लेकिन भारत के बाहर भी व्यक्ति कोशिश कर रहे थे, भारत के बाहर भी लोग लगे हुए थे, ठीक है। ये माइंड आपको समझ में आ रहा होगा अभी कि ये चल क्या रहा है। ये यही चल रहा है कि भारत के अंदर तो ये सब चल ही रहा था। देखिए 1907 में आपका क्या हुआ था? 1907 में आपका भारत के अंदर सूरत अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था ना, याद करिए, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ आपको, जिसमें आपकी कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। यही देखिए 1907 में हम भारत के बाहर देखें तो भारत के बाहर मैडम भीकाजी कामा क्या कर रही थी? लड़ रही थी हम लोगों के लिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे अभी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
आगे देखिए कि इन्होंने वर्ष 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में, या अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था इनका, इसमें भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया। इसकी डिजाइन स्वयं भीकाजी कामा, वीडी सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? ये श्यामजी कृष्ण वर्मा वही हैं जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? अभी अभी आप पढ़ के आए, याद करिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी। क्या? इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो कि आपके भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला क्रांतिकारी संगठन था, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित किया गया था। इन्हीं श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, वीडी सावरकर ने और मैडम कामाजी ने मिलकर एक झंडा तैयार किया था। इसी को इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। ठीक, इसका रंग कैसा था? इसका रंग था लाल, हरा और कैसा था? पीला। ठीक, याद रखिएगा। मूव करते हैं आगे। आगे आपको पॉइंट वही बताया गया है कि भारतीय क्रांति की माँ, क्रांति प्रसूता, इनको ही नाम दिए गए हैं ऊधम सिंह। ऊधम सिंह का नाम आप लोगों को अभी सुना होगा शायद, अभी या इसके पहले सुना होगा। तो ऊधम सिंह जी के बारे में अभी आप सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये ऊधम सिंह जो थे, इन्होंने पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में जाकर, सोचिए, 1940 में हत्या कर दी थी। पूछा जाता है कि माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी, या ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो माइकल ओडायर की हत्या की थी। कहाँ पर? लंदन में की थी। कब? 1940 में की थी। ऐसा क्या हो गया था ऊधम सिंह जी को कि इन्होंने माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी? अब मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ ऊधम सिंह जी की, कि इन्होंने इनकी हत्या क्यों की थी, माइकल ओडायर की। ठीक, देखिए आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी ये बहुत पहले की कहानी चल रही बच्चों। अभी हम आगे पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहाँ पर आपको मैं सारी बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो इसमें ये हुआ था कि आपका ये पहला तो ये 1919 में हुआ था। कब? 1919 में। हत्या कब की? 1940 में। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, सिडनी रोलेट ने एक रोलट एक्ट लाया था। क्या लाया था? एक रोलट एक्ट लाया था। इस रोलट एक्ट को काला कानून, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। और इसी एक्ट के विरोध में फरवरी 1919 को गांधी जी ने बम्बई में सत्याग्रह सभा का गठन किया था। फिर आया आपका मार्च 1919। फरवरी में गांधी जी ने आपकी सत्याग्रह सभा का गठन किया। हम बात कर रहे हैं मार्च 1919 की। ध्यान से सुनिएगा, कहानी के फॉर्म में आपको सुनना है, बार बार आपको रिवीजन करना है, सब याद होगा आपको। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका मैं बता रही हूँ, जिसमें मार्च 1919 की घटना आपको बता रही हूँ कि जो आपका मार्च 1919 है, इसमें रोलट एक्ट लागू कर दिया गया। ठीक है, और इस एक्ट के विरोध में पंजाब के दो महत्वपूर्ण नेता थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। क्या नाम था? डॉक्टर सत्यपाल। और एक का नाम था आपके सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था? सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, ये दो आपके पंजाब के नेता थे। ठीक, किसके नेता थे? पंजाब के नेता थे। ठीक है, 1 मिनट में पेन का स्ट्रोक चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, 1 मिनट। अभी आपको दिख रहा होगा, ये दो व्यक्ति थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था रोलट एक्ट के लागू होने पर। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक हंसराज थे। कौन थे? हंसराज। कौन थे? हंसराज। हंसराज नामक व्यक्ति ने 13 अप्रैल, कब की बात की जा रही है? 13 अप्रैल। ये मार्च 1919 था, अब हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 की। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक बैठक बुलाई गई थी। किस पर? जलियांवाला बाग जो है, इसी में एक बैठक बुलाई गई थी। किसके द्वारा? आपका आंसर होगा हंसराज के द्वारा। पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, आगे मैं बताऊंगी। एक मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। 1919 में एक बैठक बुलाई गई, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए थे। जो पंजाब के जनरल थे, ये पंजाब की कहानी चल रही है ना, क्योंकि पंजाब में ही आपके डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था और यहीं पर इन्होंने जो है एक सभा बुलाई थी, एक बैठक बुलाई थी। तो पंजाब के जो जनरल थे, जिनका नाम था, जनरल का नाम क्या था? जनरल का नाम था ओ डायर। क्या नाम था? ओ डायर। ठीक है, ओ डायर। ठीक, ओ डायर के कहने पर आर डायर ने, किसने? आर डायर ने, इन दो व्यक्तियों का नाम याद रखना, ठीक है,
किसका? ओ डायर का और आर डायर का। ओ डायर के कहने पर आर डायर ने क्या कर दिया था? निहत्थी भीड़ पर, निहत्थी का मतलब क्या है? जिनके पास कोई हथियार नहीं था, जो बिल्कुल सीधे साधे लोग थे, आम आदमी थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक, इसीलिए उसको निहत्थी भीड़ कहा गया। निहत्थी भीड़ पर ओ डायर के कहने पर आर डायर ने गोलियां चला दी थीं और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक। इसीलिए ऊधम सिंह जी को बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम से इन पर गुस्सा था। किस पर? ओ डायर पर। तो इन्होंने ओ डायर की हत्या की थी, आर डायर की क्यों नहीं की थी? क्योंकि ओ डायर के कहने पर आर डायर ने गोलियां चलाई थी ना। समझ रहे ना आप इस चीज़ को कि आपके ओ डायर के कहने पर तो आर डायर ने गोलियां चलाई थी, इसीलिए इन्होंने आर डायर की हत्या कर दी थी। कहाँ पर? लंदन में 1940 में। अब आप कहानी समझ गए कि ऊधम सिंह जी ने ऐसा क्यों किया। समझ गए आप लोग? जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक। मैंने नीचे सारी स्टोरी लिखी हुई है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पंजाब के जनरल ओ डायर के कहने पर आर डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी थी, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, जिस वजह से ऊधम सिंह ने ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी तथा ऊधम सिंह ने इंग्लैंड के अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी, ठीक है। आगे हम देखने वाले हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस जी ने की थी। किसने? रास बिहारी बोस ने। बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी का आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आगे हम पढ़ने वाले हैं बंगाल विभाजन। ये आपका एक नया टॉपिक होगा। आपकी भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां समाप्त हुई, अब हम पढ़ने वाले हैं बंगाल विभाजन को। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। डाउट उन्हीं लोगों को रहता है जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आपने ये टॉपिक नहीं कराया, ये टॉपिक नहीं कराया है। ये तो वो बच्चे जान रहे हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं कि मैम क्या नहीं करा रही हैं, वो सब कुछ करा रही हैं। तो आप लोग भी पूरा वीडियो देखा करिए, तभी आपको क्लियर होगा चीज़ें। आइए देखते हैं बंगाल विभाजन को। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सबसे पहले कब लाया गया? आपको कुछ डेट याद रखनी है, ठीक है। कुछ डेट आपको बिल्कुल फिट बिठानी है माइंड में, और इनको तो भूलना ही नहीं है। बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव आपका लाया गया था 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को। कई जगह आपको डेट 18 जुलाई भी मिलेगी, तो आप 18 जुलाई भी याद रख लीजिएगा। आपको एक डेट आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगी। वैसे 20 और 18 नहीं आता है कभी एग्ज़ाम में, जुलाई आता है। किस मंथ में आपका हुआ था? तो जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया था। कब? जुलाई 1905 में। नेक्स्ट आपको याद रखना है 7 अगस्त 1905। क्यों याद रखना है 7 अगस्त 1905? क्योंकि इस प्रस्ताव के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। एग्जाम में कई बार आता है कि स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन कब चलाया गया, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आपका चलाया गया था 7 अगस्त 1905 को। कब? 7 अगस्त 1905 को। तो यहाँ पर याद रखिएगा स्वदेशी व बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था? बंगाल विभाजन। पूछा जाता है, याद रखिएगा कि आपका जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आपके बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। आगे आपको सब कुछ मिलेगा लिखा लिखाया हुआ, अभी बस आप समझिए। उसके बाद आपकी डेट आती है 16 अक्टूबर, क्या? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कब आपके बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को। एक था आपका पश्चिम बंगाल, एक बना आपका पश्चिम बंगाल, और दूसरा क्या बना था? दूसरा बना था आपका पूर्वी बंगाल और असम। क्या बना था? पूर्वी बंगाल और असम बना था।
अगर हम देखें पश्चिम बंगाल को, तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल बनाई गई थी वो आपकी कलकत्ता बनाई गई थी। क्या? कलकत्ता। अगर हम देखें पूर्वी बंगाल और असम की कैपिटल, तो इनकी कैपिटल ढाका बनाई गई थी। कहाँ पर? ढाका बनाई गई थी। इनके जो जनरल थे पश्चिम बंगाल के, एंड्रयू फ्रेजर थे, और आपके पूर्वी बंगाल और असम के जो जनरल थे, जनरल फूलर थे। ठीक है। इसी विभाजन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका अमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत की रचना की थी, याद रखिएगा। और इसी दिन जब बंगाल विभाजन हुआ था तो शोक आपका जो है दिवस मनाया गया था और एक दूसरे को राखियां बांधी गई थी। आगे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव आपको याद रखना है कि जुलाई 1905 में, एटलीस्ट आप जुलाई 1905 याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इस प्रस्ताव के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक बुलाई गई, जिसमें स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला था पश्चिम बंगाल। इसमें पश्चिम बंगाल था, उड़ीसा था और बिहार शामिल थे। राजधानी कोलकाता, जनरल एंड्रयू फ्रेजर थे। आगे आप देखेंगे पूर्वी बंगाल को। पूर्वी बंगाल और असम जो हैं, इनमें राजशाही, चटगांव और ढाका आदि शामिल थे। कैपिटल इनकी जो थी वो ढाका थी। जनरल जो थे फूलर थे। इस दिन को पूरे बंगाल में, किस दिन को? 16 अक्टूबर 1905 का दिन जो था, उसी दिन की बात की जा रही है जिस दिन आपका बंगाल विभाजित हुआ। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक, राखी दिवस क्यों मनाया था? ताकि बंगाल तो विभाजित हो गया सो हो गया, हम लोग आपस में विभाजित ना हो, हम लोग एकजुट रहें। इसलिए उस दिन जो है इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर सभी लोगों ने राखी दिवस मनाया था। इस विभाजन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत की रचना की। यही शोक दिवस के रूप में जो है आपका मनाया गया, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1905 में हुआ था। एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। पूछा जाता है कि बंग भंग के बाद आपका कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। कर्जन क्या था? कर्जन आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन कर्जन के टाइम पर हुआ था, लेकिन अगर आपसे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ लिया जाए तो सर एंड्रयू फ्रेजर था, ये गवर्नर थे। ठीक, आगे आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, यानी कि जो ये स्वदेशी आंदोलन आपका चलाया गया था इसके फेवर में नहीं थे ये, क्योंकि ये पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। इनका ये कहना था स्वदेशी आंदोलन के टाइम कि हम जो बर्बादी कर रहे हैं ये निष्ठुर बर्बादी है। इस वजह से ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था। 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था इन्होंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो आंसर क्या होगा? कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था। किसने? कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि दिसंबर 1911 में ब्रिटिश जॉर्ज पंचम, ठीक है, क्या? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर मिस हो गया है। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। ठीक है। 16 अक्टूबर, ध्यान से सुनिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को आपके बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। लेकिन जब ये आपके जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आई तो इन्होंने दिल्ली दरबार में, कहाँ आए थे ये? दिल्ली में आए थे। तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसी दिल्ली दरबार में इन्होंने कब? 12 दिसंबर, यहाँ पर आपको डेट याद नहीं रखनी है, मैं ये कहूँगी बस आप दिसंबर 1911 याद रख लीजिएगा। ठीक है।
आपको इतना याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दिसंबर 1911, कब? दिसंबर 1911 में जो बंगाल विभाजन है इसको रद्द घोषित कर दिया गया था। एग्जाम में कई बार आपसे यही पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया, तो दिसंबर 1911 में। किसने? आपकी जॉर्ज पंचम ने। ठीक, उसके बाद जब इन्होंने इसको रद्द घोषित कर दिया बंगाल विभाजन को, और साथ ही इन्होंने क्या किया, जो कलकत्ता राजधानी थी, भारत की जो राजधानी थी दिल्ली से पहले क्या थी? कलकत्ता थी। ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाता है सभी की सभी चीज़ें। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कलकत्ता थी, तो इन्होंने कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। देखिए, ये घोषणा की है, बनाई नहीं गई है अभी, इन्होंने घोषणा कर दी है अभी। ठीक है, इन्होंने घोषणा क्या की? घोषणा की कि हमारी जो राजधानी है कोलकाता, अब इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए। किसने कहा? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ने कहा था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, यही पॉइंट आपका लिखा गया है। लॉर्ड हॉर्डिंग, इनका नाम आपको सपने में भी नहीं भूलना है। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, किसके कार्यकाल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? आंसर विल बी लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके कार्यकाल में आपकी राजधानी स्थानांतरित हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में स्थानांतरित हुई थी। कब की गई थी? तो घोषणा तो 1911 में की गई थी भाई, घोषणा 1911 में की गई थी। कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक चीज़ आपको समझाई जा रही है उसको सुनना है कि 1911 में घोषणा की गई थी, लेकिन कोई काम तुरंत नहीं हो जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1912 को आपकी दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। कब? 1 अप्रैल 1912 को। आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि हमारी राजधानी कब स्थानांतरित हो गई, घोषणा कब हुई और कब बनाई गई? तो आंसर क्या होगा? अप्रैल 1912। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है कि अप्रैल 1912 को हमारी राजधानी जो है क्या बन गई थी? दिल्ली बन गई थी। समझ गए आप लोग? इसी लॉर्ड हॉर्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली की राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, और इन्हीं पर जो है चांदनी चौक में बम फेंका गया था। किस पर? लॉर्ड हॉर्डिंग पर चांदनी चौक में बम फेंका गया था। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस पर आपके चांदनी चौक दिल्ली में बम फेंका गया था, तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे देखना है आपको। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया, उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया गया, असम को एक नया प्रांत बनाया गया। जैसी स्थिति आपकी 1874 में थी, उसी तरीके की स्थिति आपकी फिर से पैदा कर दी गई और सिलहट को इससे जोड़ दिया गया। ठीक है, इस आंदोलन की, कौन सा आंदोलन? हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन की, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की। तो इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की बात कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन था इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि इसमें महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका आज का कि भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। उसके अलावा आपने राजधानी परिवर्तन भी देख लिया, और आपने क्या देखा? और आपने देखा है आपका बंगाल विभाजन। ठीक है, अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बता चुकी हूँ कि आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अब आप नेक्स्ट डे में लिएगा हमसे, तो वहाँ पर हम हिस्ट्री का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।